नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट का ज्योग्राफी फर्स्ट यानी भौतिक भूगोल टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो आज उसी के विषय में हम बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में तीन स्रोतों से हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं? तो नंबर 1, अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत जिनसे हमें जानकारी मिलेगी। कौन कौन से अप्राकृतिक स्रोत हैं? ए, घनत्व, बी, दबाव और सी, तापमान। ये महत्वपूर्ण 3 कारक हैं जिनसे हमें अप्राकृतिक स्रोतों के संबंध में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारियां प्राप्त होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं घनत्व के बारे में। तो देखिए, यह पृथ्वी की ऊपर की सरफेस है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं या भूपरपटी। फिर सेकंड लेयर है, फिर बिल्कुल सेंटर का पार्ट है। इन तीनों ही माध्यमों में, तीनों ही जो लेयर्स हैं, सतह परतें, इनमें अलग अलग घनत्व पाया जाता है। यदि हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट जो है वो कहीं पर 5 से 10 किलोमीटर पर, यानी कि 1 मील या कई बार 1 मील से ज़्यादा भी मिलती है, क्योंकि ऊपर की जो सरफेस है वो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। तो ऊपर की सरफेस का जो घनत्व है वो 2.7 से 3 के करीब घनत्व है। हम यदि आगे बढ़े तो इनका घनत्व जो है वो 3.5 से आगे बढ़ेगा। यदि हम सेंटर की बात करें तो सेंटर का घनत्व लगभग 11 या 13 के करीब भी है। 11 या 13 या 3 का मतलब प्रति वर्ग सेंटीमीटर चट्टान का घनत्व कितने ग्राम है, तो उसके संबंध में है। अब बात यह आती है कि घनत्व हमें कैसे जानकारी प्रदान करता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो ऊपर की जो लेयर्स है इस पर कोई दबाव नहीं है, इस पर कोई प्रेशर नहीं है। इस वजह से जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में बढ़ेंगे, स्पंज बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, चट्टानें ज़्यादा सम्मिलित होती हैं, इस वजह से इनका घनत्व भी बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दबाव के बारे में। तो दबाव की यदि बात की जाए
तो ऊपर की सरफेस पर दबाव नहीं है, मैंने भी बोला है। जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में जाएंगे तो इसका स्पंज बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा। दबाव बढ़ने के कारण इनका घनत्व पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज हम बात करते हैं तापमान की। तो तापमान, ऊपरी सतह का जो तापमान है वो पर्यावरण के आधार पे है। सूर्य की जितनी टेम्परेचर है वो उस हिसाब से चट्टानें जितना तापमान को शोषित करती हैं उस हिसाब से उस चट्टान का तापमान होता है ऊपरी लेयर का, जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर ये जीव जगत पाया जाता है। यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे, आंतरिक भाग में जैसे जैसे बढ़ा जाता है वैसे वैसे इसका तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने पर यदि हम 100 मीटर गहराई की बात करें, 100 मीटर गहराई की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप की दर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि होती है। 100 मीटर की गहराई की बात हो रही है। उसके बाद यदि हम 8 किलोमीटर की अधिक गहराई पर जाते हैं, यदि हम 8 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वास्तविक किस दर से वृद्धि हो रही है तापमान में। उसके बाद यदि हम बात करें तो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रकार की कंडीशंस मिलती हैं कि यदि 40 किलोमीटर की गहराई पर देखा जाए, 40 किलोमीटर की गहराई पर देखा जाए तो यह तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है। कई जगह ये 40 किलोमीटर की गहराई पर 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान भी देखा जाता है। इस कंडीशन में यदि हम देखें, मैं इसकी 3 कंडीशन बना देता हूं। सबसे पहले तापमान में यदि हम देखें तो नंबर 1 दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल को आंशिक रूप से द्रवित या गलित माना जाता है, यानी कि पिघली हुई अवस्था में। यहां का जो देखा जाए तो 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के करीब गलनांक मिलता है इसका। दूसरी बात करें तो 400 किलोमीटर की गहराई पर जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेल्सियस तथा 700 किलोमीटर की गहराई पर जो तापमान है वो 1900 डिग्री सेल्सियस के करीब आंकलन किया गया है। तीसरी स्टेज की बात करें हम मेटल की बात करें तो ये 5100 किलोमीटर की गहराई पर 4300 डिग्री सेल्सियस तापमान की बात होती है। अब यदि मैं बात करूं इसके सेंटर पार्ट की तो ये 6135 किलोमीटर के करीब, कई जगह 33, कई जगह 35, ये सेंटर पार्ट। हमने बात की 5100 किलोमीटर की, तो यानी कि यहां पर टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस। कोई भी ठोस से ठोस पदार्थ पिघलेगा, लेकिन आपको बता दिया जाए कि दबाव की वजह से, ज्यादा दबाव की वजह से ये बीच का पार्ट ठोस अवस्था में है, सेंटर पार्ट
ठोस अवस्था में है, पिघली अवस्था में नहीं है। ये सिर्फ दबाव की वजह से है। तो ये बात तो थी अप्राकृतिक स्रोत के बारे में। हम नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी के सेकंड नंबर अप्राकृतिक साधनों के बाद पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमने सिद्धांत दिए हैं, पढ़े हैं, आपने वीडियो में भी दिए हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो है, जिसमें लाप्लास ऑफ जैकोब का सिद्धांत को वीडियो में बताया गया था, तो ये सिद्धांत के अंदर यही बात की गई है कि शुरू के अंदर ये लावा के रूप में, यानी कि गर्म अवस्था में एक तरल पदार्थ के रूप में थे। वो पदार्थ बाद में ठंडा हुआ है, लेकिन उसकी ऊपर की सरफेस ठंडी हुई है, और लेकिन आंतरिक भाग उसका तरल अवस्था में ही बताया गया है। ये सिद्धांतों से संबंधित बात है। तीसरी बात हम करेंगे, थर्ड, प्राकृतिक स्रोत, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में 3 स्रोत की जानकारी प्राप्त हुई है। एक नंबर अप्राकृतिक, दूसरा पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य, और तीसरा प्राकृतिक स्रोत या साधन। प्राकृतिक स्रोतों के अंदर 2 है। नंबर 1 ज्वालामुखी, और नंबर 2 भूकंप। तो देखिए, ज्वालामुखी से संबंधित यदि हम बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार के टाइम या समय, जब से ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा या मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है, जो कि एक बहुत ज्यादा गर्म और पिघली हुई अवस्था में होता है। इस आधार पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत जरूर है जहां, यानी कि पिघली हुई अवस्था में है, जहां पर लावा है, मैग्मा है, यानी कि तरल अवस्था में है। इसी को भी मैग्मा मंडाल के रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। इसी आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवस्था में जरूर होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन जैसा हम ऊपर भी बता चुके हैं कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा, क्योंकि वो ज्यादा स्पंज की वजह से, ज्यादा दबाव की वजह से वो पिघली अवस्था में नहीं रहेंगी, वो ठोस अवस्था में होंगी। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा, न कि तरल होगा। यानी कि जो ज्वालामुखी है, पृथ्वी के लगभग 200 किलोमीटर की गहराई से ही लावा बाहर निकलता है। इसमें एक चीज और है कि यदि धरातल के आंतरिक भाग में कोई दरार आ जाए, दरार आने की वजह से उस पर से दबाव हटेगा। जैसे दबाव हटेगा तो वो ज्यादा तापमान की वजह से पिघली हुई अवस्था में आ जाएगा, और वो दरार के माध्यम से वो लावा धरातल पर प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ये ज्वालामुखी की थ्योरी है। यदि हम बात करें भूकंप की, तो यदि मैं ये कहूं कि भूकंप जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सबसे सटीक और एक प्रत्यक्ष स्रोत है, एक प्रत्यक्ष स्रोत है। क्योंकि भूकंपीय लहरें सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है,
और भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी जुटा सकते हैं। तो इसमें जिस जगह पर एक चीज भूकंप के बारे में और समझनी जरूरी है कि जिस जगह से भूकंप का प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग होती है, जहां से उसकी कंपन स्टार्ट होती है, तो इस जगह को भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल कहते हैं, इंग्लिश में इसको फोकस के नाम से। दूसरा, जिस जगह पर भूकंपीय लहरों का सबसे पहली बार यानी कि प्रथम बार अनुभव किया जाए, पता लगे, तो उसे भूकंप केंद्र यानी कि एपिसेंटर कहा जाता है। अब भूकंप लहरों की यदि हम बात करें तो भूकंप लहरें जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। विषय इसी से संबंध में जानकारी मिलेगी। भूकंप की लहरें या वेव्स की बात करें तो नंबर 1 प्राथमिक या अनुदैर्ध्य लहरें, जिसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको पी नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये लहरें जो हैं ये वेगवती होती हैं, बहुत तेज गति से चलने वाली होती है, यानी कि 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली होती है। ये लहरें जो हैं वो ध्वनि के समान होती है, ध्वनि के समान। अब देखिए, यानी कि ये लहरों की गति इतनी ज्यादा है, इन लहरों की गति इतनी ज्यादा है कि चट्टान को बिना नुकसान पहुंचाए या उसको बिल्कुल भी मूवमेंट किए बिना ये आर पार निकल जाती है। या मैं यूं कहूं कि यह तरल ठोस दोनों में से ही प्रवाहित कर जाती है। यदि हम इसको इस हिसाब से सोचा जाए तो यानी कि ये लहरें इस गति से पार करेंगी, लेकिन इतना है कि जैसे ही ये तरल भाग से गुजरेंगी इनमें हल्का टर्न हो जाएगा, लेकिन ठोस में से ये बिल्कुल सीधी गुजरती है। यानी कि बड़ी तेज गति से गति करने वाले हैं। अब यदि मैं दूसरे प्रकार की लहरों के बारे में बताऊं, नंबर 2 में आड़ी द्वितीय या गौण लहरें, इसको सेकेंडरी आड़ी द्वितीय गौण लहरें यानी कि सेकेंडरी वेव्स। ये लहरें जो हैं ये प्रकाश तरंग या जल तरंग जैसी होती है। प्रकाश तरंग या जल तरंग जैसी होती है। इनके कणों की गति लहर की दिशा के समकोण में होती है। देखो, जो प्राथमिक तरंगें थी वो एक सीधी रेखा के रूप में होती हैं, लेकिन ये समकोण के रूप में होती हैं, समकोण के रूप में होती हैं।
इसी वजह से इन्हें आड़ी लहरें कहते हैं। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये तरल भाग में विलुप्त हो जाती है, अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती है, केवल ठोस भाग में ही प्रविष्ट हो पाती है। ये बात में जो है आड़ी द्वितीय गौण लहरें या स्कैंडिनेव्स के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की तरंगें, जिसको हम कहते हैं धरातलीय तरंगें। धरातलीय तरंगें या लैंड वेव्स की बात होती है। यह सबसे धीमी गति से चलने वाली होती है, धीमी गति से। दूसरा, दूरी अधिक तय करती। तीसरा, धरातल के ऊपरी भाग तक चलती हैं, आंतरिक भाग में नहीं, सिर्फ ऊपरी भाग में। ये दिखा दिया कि धरातलीय तरंगें जो है अपने आप में एक स्वतंत्र तरंग नहीं है, स्वतंत्र तरंग नहीं है, बल्कि प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग की जो चट्टानों की रगड़ है उससे उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं। तो ये जो तरंगें हैं, इनको पृथ्वी के ऊपरी भाग ही प्रभावित होता है इनसे, जो मेजर पहले भी बोला गया है। दूसरी बात, ये अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं, अत्यधिक प्रभाव देने वाली लहरें होती हैं, क्योंकि सबसे लंबा मार्ग तय करना पड़ता है और इनकी गति सबसे कम होती है और ये सबसे अधिक प्रचंड होती है। यानी कि धरातल पर इन लहरों की वजह से ही भूकंप का असर धरातल पर देखने को मिलता है। सड़कें टूटना, पुल टूटना या धरातल का उबड़ खाबड़ होना, ये इनकी वजह से होता है। यदि मैं तीनों तरंगों को दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखिए कि ये सबसे पहले ये है और उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। यानी कि ये P है, ये S है और ये L तरंग है। अब बात ये आती है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने में ये किस प्रकार से जरूरी है, किस प्रकार से समझा जाता है। तो देखिए, ये एक ऐसी लहर है जो पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर पार्ट तक का ज्ञान हमें देती है। पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। इन्हीं तरंगों की वजह जब सिस्मोग्राफ पर इसको पढ़ा जाता है तो इन्हीं तरंगों के माध्यम से हमें पता चलता है कि धरातल का आंतरिक भाग किस जगह पर किस प्रकार का है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।